नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर निर्वाचन से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषदों के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए एक कानून पारित किया है। इस संशोधन का लक्ष्य डीडीसी की स्थापना करना और 73वें संशोधनों के प्रावधानों को शामिल करना है। इसलिए डीडीसी जम्मू कश्मीर में शासन की एक नई इकाई बन गई है। डीडीसी जिला योजना और विकास बोर्डों यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स को प्रतिस्थापित करेगी। आपको बता दें कि डीडीबीज की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाती है और सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद इसके सदस्य होते हैं। साथ ही जिला उपायुक्त इनके सदस्य सचिव होते हैं। नई संरचना में डीडीसीज और एक जिला योजना समिति शामिल होगी। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में एक डीडीसी की स्थापना की गई है। इसका अधिकार क्षेत्र समग्र जिले पर विस्तृत है, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र इसकी अधिकारिता के अंतर्गत नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक जिले के लिए एक डीपीसी की स्थापना भी की गई है। डीपीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये जिले के लिए विकास कार्यक्रमों के निर्माण पर विचार और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। डीडीसीज में प्रत्येक जिले से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों में से नियुक्त एक अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। डीडीसीज का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। डीडीसीज जिला योजनाओं और पूंजीगत व्यय को तैयार एवं अनुमोदन प्रदान करेंगी। अब 5 स्थायी समितियां प्रत्येक डीडीसीज में गठित की जाएंगी। ये समितियां वित्त, विकास, लोक निर्माण कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण से संबद्ध होंगी। इससे पहले जिलाधीश योजनाएं तैयार करते थे और डीडीबीज द्वारा उन्हें मंजूरी देने या उनमें बदलाव करने के लिए कार्यों को पूरा किया जाता था। अगली खबर बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। धन अंतरण की वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस सेवा 14 दिसंबर से 24 घंटे उपलब्ध होगी। इसके साथ भारत संपूर्ण वर्ष 2400 घंटे अपनी तत्काल सकल निपटान प्रणाली को संचालित करने वाले विश्व के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। ये व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा NEFT 24x7 के परिचालन के 1 वर्ष के भीतर कार्यान्वित की गई है। आइए अब आरटीजीएस की 2400 घंटे उपलब्धता के महत्व को समझते हैं। आरटीजीएस के 24 घंटे उपलब्ध होने से भुगतानों को संपन्न करने के लिए व्यवसायों को विस्तारित लचीलापन प्रदान करेगी। सहायक भुगतान प्रणालियों में अतिरिक्त निपटान चक्रों को आरंभ करने में सक्षम बनाएगी। इसका उपयोग भारतीय वित्तीय बाजारों के परिचालनों और सीमा पार भुगतान को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ऑनलाइन धन अंतरण की विधियों में आरटीजीएस, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण यानी NEFT और तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा यानी IMPS का उपयोग किया जाता है। जहां NEFT प्रणाली NEFT सक्षम बैंकों को एक दूसरे में धन अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। NEFT सेवा उपलब्धता 24x7 365 दिन उपलब्ध है। इसका प्रस्तुतकर्ता RBI है। वहीं आरटीजीएस व्यक्तिगत रूप से लेनदेन के आधार पर बड़े मूल्य के धन अंतरण के निरंतर और वास्तविक समय में निपटान की एक प्रणाली है। आरटीजीएस की सेवा उपलब्धता वर्तमान में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। इसका प्रस्तुतकर्ता भी RBI है, जबकि IMPS मोबाइल फोन के माध्यम से तत्काल इंटरबैंक धन अंतरण सेवा प्रदान करती है। ये सुविधा बैंक के अवकाश सहित संपूर्ण वर्ष उपलब्ध रहती है। IMPS की सेवा उपलब्धता 24 घंटे 365 दिन है। इसका प्रस्तुतकर्ता NPCI है। आपको बता दें कि ये तीनों ही आरंभ से लेकर अंत तक लेनदेन के प्रबंधन में शामिल लागत के संदर्भ में अन्य भुगतान तंत्रों की तुलना में अत्यधिक वहनीय विधियां हैं। सिंधु गंगा मैदान में एरोसोल्स की उपस्थिति ने हिमालय के गिरिपदों में उच्च वर्षण की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। ये अध्ययन DST जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित विभिन्न संस्थाओं ने किया था। इस अध्ययन के अनुसार एरोसोल मानसून के मौसम में हिमालय पर उच्च वर्षण की घटनाओं में तीव्रता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एरोसोल सिंधु गंगा मैदान को विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बनाने के लिए उत्तरदायी है। इस क्षेत्र में एरोसोल्स की अति उच्च मात्रा पाई जाती है। इनका अधिकांश भाग ब्लैक कार्बन और धूल का होता है। यहाँ वायु राशि जब उभरे हुए भूभाग के ऊपर से प्रवाहित होती है तो वो कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक जाने के लिए बाध्य हो जाती है। ये क्रिया तकनीकी रूप से पर्वतीय बल यानी ओरोग्राफिक फोर्सिंग कहलाती है। कणिकीय उत्सर्जन भी मेघतंत्र के भौतिक और गतिशील गुणों को परिवर्तित कर सकता है। इसके कारण अत्यधिक प्रदूषित शहरी क्षेत्रों के पर्वतीय अंचलों में पवनों के साथ वर्षण की घटनाओं में वृद्धि होती है। एरोसोल्स को गैसीय या नमी युक्त वातावरण में निलंबित, द्रवित या
या ठोस कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। वायुमंडल में ये कण मुख्य रूप से वायुमंडल की निचली परतों में स्थित होते हैं। इसका कारण ये है कि एरोसोल स्रोत स्थलीय सतह पर स्थित होते हैं। हालांकि कुछ एरोसोल्स अभी भी समताप मंडल में पाए जा सकते हैं। विशेषकर ज्वालामुखी एरोसोल्स अधिक ऊंचाई वाली परतों में प्रसारित हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं एरोसोल्स के स्रोत। एरोसोल्स के प्राकृतिक स्रोतों में विभंजित लहरों से उत्पन्न समुद्री लवण, वायु के माध्यम से सतह में उड़ने वाली खनिज धूल और ज्वालामुखी शामिल है। मानव जनित एरोसोल्स में सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बन युक्त एरोसोल्स तथा विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन दहन स्रोत सम्मिलित है। एरोसोल्स के प्रभाव की वजह से वायुमंडलीय रासायनिक संरचना प्रभावित होती है। ये दृश्यता को कम कर सकते हैं। ये वायु की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एरोसोल्स मानव हृदय और फेफड़ों को क्षति पहुंचा सकते हैं। ये मेघ की बूंदों या हिममेघों में बर्फ के क्रिस्टल के लिए नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 75% से अधिक जिलों में चरम मौसम की घटनाओं के हॉटस्पॉट विद्यमान हैं। ये पहला अवसर है जब किसी अध्ययन ने देश में चरम मौसम की घटना वाले हॉटस्पॉट्स का मानचित्रण किया है। ये निष्कर्ष एक गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर यानी CEEW द्वारा किए गए अध्ययन का एक हिस्सा है। अध्ययन में कई निष्कर्ष निकाले गए, जैसे देश के 75% से अधिक जिले चक्रवात, बाढ़, सूखा, गर्मी और शीतलहरों जैसी चरम जलवायु घटनाओं के हॉटस्पॉट हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन जिलों में 638 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। हाल के दशकों में चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता और अप्रत्याशितता में वृद्धि हुई है। देश के 40% से अधिक जिलों में चरम जलवायु घटनाओं के प्रारूप में परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए बाढ़ प्रवण क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्रों में और सूखा प्रवण क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बदल गए हैं। पिछले 100 वर्षों में केवल 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ये वर्तमान विनाशकारी जलवायु घटनाएं हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व की बाढ़ राजधानी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मानसून के वर्षा के दिनों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन एक दिवसीय चरम वर्षा की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से बाढ़ की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। पिछले दशक में भारत के 8 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में से 6 जिले असम में दर्ज किए गए थे। पिछले एक दशक में चक्रवातों से प्रभावित हुए सभी हॉटस्पॉट्स वाले जिले पूर्वी तट पर स्थित हैं। रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे समुद्र तट, शहरी उष्ण तनाव, जल तनाव और जैव विविधता के ह्रास जैसी महत्वपूर्ण सुभेद्यता का मानचित्रण करने के लिए एक जलवायु जोखिम एटलस विकसित करना आवश्यक है। आपात स्थिति के प्रति एक व्यवस्थित और निरंतर प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए एक एकीकृत आपातकालीन निगरानी प्रणाली विकसित करनी चाहिए। स्थानीय, उपराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं में एकीकृत जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए। अगली खबर दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत में विश्व के प्रथम उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क का शुभारंभ करने की घोषणा की है। BSNL ने स्काइलोटेक इंडिया यानी स्काइलो के साथ साझेदारी में उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के शुभारंभ की घोषणा की है। इस उपाय के साथ BSNL भारत में अब तक लाखों असंबद्ध मशीनों, सेंसरों और औद्योगिक IoT उपकरणों को कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक वायरलेस संचार मानक है। ये लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क यानी LPWAN की श्रेणी में आता है। ये नेटवर्क ऐसे उपकरणों को संबद्ध करने में सक्षम बनाता है जिन्हें कम मात्रा में डेटा, कम बैंडविड्थ और दीर्घ बैटरी अवधि की आवश्यकता होती है। ये एक कुशल और लागत प्रभावी तकनीक है और IoT को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। इसके कई अनुप्रयोग भी हैं, जैसे कनेक्टेड शहरों में स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट पार्किंग आदि, और कनेक्टेड कृषि में फसल या पशु या मृदा की निगरानी आदि। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसी भी उपकरण अथवा डिवाइस को इंटरनेट और अन्य कनेक्टेड उपकरणों से जोड़ने की अवधारणा है। ये संयोजित वस्तुओं और लोगों का एक विशाल नेटवर्क है जो उपयोग किए जाने वाले उपायों और उनके आसपास के परिवेश के बारे में डेटा एकत्र करते हैं तथा साझा करते हैं। IoT तंत्र का निर्माण 4 घटकों से होता है, जैसे सेंसर या उपकरण, कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ या वाईफाई, डाटा प्रसंस्करण और प्रयोक्ता इंटरफेस, स्वचालन और उपकरणों को दूर से नियंत्रित करने की सुविधा से धन और समय की बचत होती है और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा 10 दिसंबर 2020 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत वर्ष 1993 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं।
NHRC में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को भी अन्य पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2020 पर प्रारूप कैबिनेट नोट। इस नीति का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में लॉजिस्टिक लागत को 5% तक कम करना है। भारत में 14% लॉजिस्टिक लागत, जापान में 11% और अमेरिका में 9 से 10% की तुलना में बहुत अधिक है। वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत 44वें स्थान पर था। इसके अन्य प्रस्तावों में पैकेजिंग, रैंकिंग आदि भौतिक घटकों और सेवाओं का मानकीकरण करना और विभिन्न लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए एक लॉजिस्टिक डैशबोर्ड की स्थापना करना शामिल है। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि होने का संशोधित अनुमान लगाया है, जबकि पहले ये अनुमान 9% था। ये निष्कर्ष ADB द्वारा जारी एशियाई विकास परिदृश्य नामक रिपोर्ट में जारी किए गए हैं। ADB एक क्षेत्रीय बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत में पर्यावरणीय रूप से सतत विकास के माध्यम से निर्धनता का उन्मूलन करना है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में अवस्थित है। ADB के शीर्ष 5 शेयरधारक हैं, जिसमें 15.6% के साथ जापान और 15.6% के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन 6.4% और भारत 6.3% और ऑस्ट्रेलिया की हिस्सेदारी 5.8% है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। 9 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार पूर्ण कर लिए हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS केंद्रों से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी सुविधा भी प्रदान की गई है। ये योजना प्रवासी श्रमिकों को विशेष रूप से लक्षित करती है। इससे लाभार्थियों की स्वतंत्रता में वृद्धि होगी, क्योंकि उन पर एक PDS दुकान की बाध्यता नहीं रहेगी। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू किया जा रहा है। कोविन ये कोविड-19 वैक्सीन वितरण के लिए वास्तविक समय निगरानी, डेटा अभिलेखन और लोगों को टीकाकरण के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने में सक्षम बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग वैक्सीन डेटा अभिलेखन के लिए किया जाएगा और ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक डेटाबेस भी तैयार करेगा। कोविन ऐप में 5 मॉड्यूल हैं। जनजातीय छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए है। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य है शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों के माता पिता का समर्थन करना, ताकि ड्रॉप आउट की घटनाएं कम से कम हों। पूर्व मैट्रिक चरण में जनजातीय बच्चों की भागीदारी में सुधार करना। हाल ही में ये देखा गया है कि जनजाति बहुल अनुसूची 5 क्षेत्र वाले राज्यों सहित आधे राज्य इस योजना से संबद्ध नहीं है। इस कारण योग्य छात्र एक मासिक मौद्रिक लाभ से वंचित हो रहे हैं। सोन नदी। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ये गंगा की एक सहायक नदी भी है। ये विंध्य श्रेणी के पूर्वी भाग कैमूर श्रेणी से होकर गुजरती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।